नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। इसमें आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने वाले हैं कि स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे राज्य को या देश को बनाते हैं। तो उन स्टेट्स में और इस केंद्र में आपस में कैसे फाइनेंशियल रिलेशन वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, कैसे फाइनेंशियल या कैसे वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य आपस में एंजॉय कर रहे हैं, उस सब के बारे में हम आज इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देख चुके हैं, हम केंद्र और राज्यों के बीच में हमारे संविधान द्वारा स्थापित किए गए कौन कौन से संबंध, विधायी संबंध देख चुके हैं और प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम उनके वित्तीय संबंधों को अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए मैं, क्योंकि ये कोई छोटा चैप्टर नहीं था, इसमें सारी चीज़ें बड़ी थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, तो मुझे अलग अलग वीडियो बनाने पड़े, नहीं तो उनकी लेंथ ज़्यादा हो जाती। तो चलो अब बगैर देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये भी बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में। ठीक है, 245 से 255 तक कौन से रिलेशन थे और 256 से 263 तक हमने क्या देख लिए हैं। इसमें थे हमारे पहले में विधायी संबंध और दूसरे में प्रशासनिक संबंध, और अब देख रहे हैं 268 से 293 तक हम कौन से संबंध देख रहे हैं, वित्तीय संबंध देख रहे हैं। ये थे भाग 11 के अंतर्गत दोनों चीजें, और ये हैं भाग 12 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293, ये तो फंडामेंटल हो गया। और पूछा जाता है कि वित्तीय संबंध कहाँ पे है, तो 268 से 293 प्रीलिम्स के लिए बस इतना ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे संबंध हैं और वित्तीय स्ट्रक्चर क्या क्या है जिससे वित्तीय व्यवस्था संचालित होती है भारत में, उसके राज्यों के अंतर्गत और केंद्र के बीच में। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, कराधान शक्तियों का आवंटन के कर प्राप्त करने की शक्तियों को कैसे वितरित किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। तो जो संघ सूची के विषय हैं उन पे किसको है, केंद्र को अधिकार है, और वो कितने हैं, मात्र 13 विषय। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 18, उन पर केंद्र लेने का अधिकार किसको है, राज्य को है। तो इस तरीके से संघ के कर लेने के हो गए 13 और राज्य के हो गए 18। 18 भले ही हैं लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं। मेन जो जिनसे सबसे ज्यादा कर की आय प्राप्त होती है वो सब किसके पास है, माल संघ के पास। राज्यों के पास छोटे छोटे कर हैं, उनमें भी कई राज्यों ने उसमें रिबेट दे रखी है। जैसे एग्रीकल्चरल के बारे में जितने भी टैक्सेस हैं उसे इन्फोर्स करने का पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, कि वो चाहे तो कृषि आय पर कर लगाए, कृषि भूमि पर कर लगाए। तो ये सब उन्होंने क्या है, वोट बैंक और क्या बोले हम पॉपुलिस्ट पॉलिसी के चलते स्टेटों ने इसे बहुत मिनिमाइज करके रखा है ताकि एग्रीकल्चर पर बोझ ना आए, किसानों पर बोझ ना आए और उन्हें बराबर वोट मिलते रहें। तो उससे क्या होता है कि स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाता है और उससे डिपेंड होना पड़ता है किन के ऊपर, केंद्र के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अभी तक क्या है, संवर्ती क्षेत्राधिकार कोई नहीं था। कैसा संवर्ती क्षेत्राधिकार हमें पता है क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो शामिल होते हैं जिस पर कौन, स्टेट और केंद्र दोनों का कानून बना सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कराधान की शक्ति नहीं थी जिसपे दोनों का म्यूचुअल मतलब साथ साथ कानून बना सकें। तो ये जो अभी तक घटित नहीं हुआ था, या अभी तक जो संविधान वर्णन नहीं था, वो पहली बार ऐड किया गया कब, 101वें संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन 2016 ने कौन सा क्या जोड़ा, जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। इसमें एक विशेष प्रावधान बनाकर अपवाद प्रस्तुत किया है इसने, और इस संशोधन में संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को क्या किए गए हैं, इसके प्रशासन की शक्तियां दी गई हैं समान रूप से। तो ठीक है, संवर्ती में अब ये आ गया है जीएसटी, इसका ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, वैसे संघ पे कितनी है, 13 सब्जेक्ट हैं जिनमें वो टैक्सेशन वसूल सकता है, वो संघ सूची के विषय हैं। 18 टैक्सेशन के विषय किसमें हैं, राज्य सूची में शामिल हैं। और एक संवर्ती अधिकार किया गया है 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा, कौन सा, जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद बनाई है। इसमें क्या होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं, केंद्र के भी प्रतिनिधि होते हैं और स्टेटों के भी होते हैं। ठीक है,
कर निर्धारण की अवशेषी शक्ति। अवशेषी शक्तियों से आपको मालूम चल गया होगा, अभी अपन ने इतनी सारी क्लासें पढ़ी हैं तो हमें इतना मालूम ही होगा अवशेषी शक्ति क्या होती है। वो जो संविधान में उल्लेखित नहीं है किंतु वर्तमान में हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं और उनके बारे में कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि जब संविधान बना था तब इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो लोग इंटरनेट या पर्सनल लॉ, वो पर्सनल डेटा के बारे में वो लोग कानून क्यों बनाते, क्योंकि उस समय की वो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान की वो आवश्यकता है और उसके लिए नियम बनाए जाने भी जरूरी हैं। तो ये सब काम कौन करेगा? अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई हैं? केंद्र के पास। यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो ऊपर किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? केंद्र के पाले में। ठीक है, तो ये हो गई कराधान शक्तियों का आवंटन। ये तो हुई कराधान की शक्तियां किसको कितनी दी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई। तो वो पाबंदी हम देखेंगे कि राज्यों को कर निर्धारण में कौन कौन सी पाबंदियां फेस करनी पड़ती हैं सेंटर द्वारा, जो उन पर या संविधान द्वारा उन पर आरोपित की गई हैं। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात तो कोई भी विधानमंडल क्या करेगा? व्यापार, व्यवसाय, रोजगार पर कर तो लगा सकता है प्रति व्यक्ति पर, लेकिन ये क्या है? प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष ये कितना है? 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं प्रोफेशन टैक्स या वृत्ति कर। वृत्ति कर या प्रोफेशन टैक्स या पी टैक्स बोला जाता है, जो 2500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी विधानमंडल को इससे ऊपर इसे बढ़ाने के अधिकार नहीं दिए गए, इस पर ये प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद क्या है कि राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर तो लगा सकता है, किंतु उस पर उसे 4 प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ये वस्तुओं की खरीद और बिक्री से संबंधित है। ठीक है, अभी आपूर्ति के बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ किस चीज से संबंधित है? खरीद और बिक्री। ठीक है, 4 प्रतिबंध कौन से हैं? एक तो राज्य के बाहर, जब भी कोई चीज, जैसे एमपी में प्रोडक्शन हो रहा है, एमपी के प्रोडक्शन यूपी में जाके सेल आउट हो रही है, तो क्या करेगा राज्य? एमपी चाहे कि मैं यूपी में कर वसूल लूं तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो जब भी कोई की भी वस्तु की खरीद या बिक्री राज्य के बाहर होगी तब राज्य कर नहीं वसूल सकता। दूसरा, आयात एवं निर्यात के दौरान कोई भी व्यक्ति का, या तो हमने इम्पोर्ट की होकर राज्य में आई हो या राज्य से एक्सपोर्ट हुई हो, उस पर भी कर वसूलने का अधिकार किसको नहीं है? राज्य को नहीं है, वो सेंट्रल का काम है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राज्यीय व्यापार, एक दूसरे राज्य में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके लिए एवं वाणिज्य के दौरान, और संसद द्वारा राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसले। कुछ चीजों को यदि किसके द्वारा? संसद द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया गया हो अंतर्राज्यीय व्यापार के कुछ मसलों को, तो उन पर भी राज्य कर नहीं लगा सकता। तो राज्य खरीद और बिक्री पर कर लगा सकता है, किंतु उस पर 4 प्रतिबंध हैं। जब कोई वस्तु राज्य के बाहर विक्रय, खरीदी या बेची गई हो, या कोई आयात निर्यात द्वारा प्राप्त हुई हो, या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान खरीदी बिक्री हुई हो, या फिर संसद द्वारा कोई अति महत्वपूर्ण घोषित मसलों को राज्य कर नहीं लगाएगा। वैसे तुम्हें इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, राज्य की इतनी पावर, इतना इन डेप्थ में कोई नहीं पूछने वाला है तुमसे। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई इतने इन डेप्थ नहीं जाएगा। पूछेगा तो थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जैसे कि राज्य के बाहर होने वाली खरीदी बिक्री पर क्या कभी राज्य कर लगा सकता है? नहीं, हाँ, बस ऐसे पूछ सकता है। तो उसे पता है कि राज्य के बाहर जो भी ट्रांजिट्स के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं राज्य के बाहर, उन पर राज्य कर नहीं लगा सकता। ठीक, इसके बाद राज्य विधायिका को राज्य के बाहर एवं आयात निर्यात से होने वाली वस्तु अथवा सेवा, दोनों चीजों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंध किया गया है। राज्य विधायकों को क्या? राज्य के बाहर हो या फिर आयात निर्यात द्वारा वस्तु या सेवा कोई की भी आपूर्ति हुई हो, उस पर राज्य विधायिका कोई कर नहीं लगा सकती। ठीक है, ये आपूर्ति से संबंधित है, मतलब सप्लाई से रिलेटेड था। वो किससे था? खरीदी और बिक्री से था, सेल एवं परचेस। ठीक, राज्य विधानमंडल संसद द्वारा स्थापित किसी नदी घाटी विकास प्राधिकरण कौन स्थापित करती है? संसद। तो उसके द्वारा जो भी कार्यक्रम करे जा रहे हैं, पानी रोकना या लाइट, उसकी असेट मैनेजमेंट, उस सब पे चाहे तो राज्य कर लगा सकता है। लेकिन ऐसे कानून को प्रभावी बनाने के लिए उसे पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, इस बात का ध्यान रखना।
तो जो भी नदी घाटी प्राधिकरण केंद्र द्वारा बनाया गया है और वो हमारे राज्य में जैसे कि कार्यरत है, हम चाहें तो उसने जो असेट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उस जगह की ज़मीन उन्होंने ले रखी है, उसका रीडेवलपमेंट वगैरह, उस सब के लिए हम चाहें तो राज्य विधायिका उनसे कर वसूल सकती है। किंतु इस प्रकार के कर लेने वाले विधेयक को पहले अनुमति के लिए कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उससे सहमत होता है, तब उस पर राज्य सरकार कर वसूलेगी। ठीक है, तो ये हो गई राज्यों के कर निर्धारण शक्ति पर प्रतिबंध, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो हमने देख ली। कर आदान देख लिए, किसके पास कितने थे? संघ के पास 13 थे, राज्य के पास 18 थे। एक समवर्ती हो गया, कौन सा? 101वें संविधान संशोधन 2016 से जीएसटी। ठीक है, अब राज्य पर पाबंदी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कर राजस्व का वितरण, कि जो कर इकट्ठा किया उन सब से वो डिवाइड कैसे होगा। तो 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे की व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए, क्योंकि कुछ चीजें थी जो पहले अलग तरीके से चल रही थी, अब वो क्या है, मैसअप हो गई हैं, उन्हें एक कर सेगमेंट के अंदर ले आया गया है। चाहे वो राज्य के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और केंद्र के भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हम यहाँ देख लें, एक लिस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बस ज़्यादा दिमाग पर नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में यही चीज़ रिपीट होगी, यहाँ भी वही चीज़ है, बस मैंने उन्हें थोड़ी लिस्ट लगा दी है ताकि दिमाग में बनी रहे। जैसे कि विभिन्न केंद्रीय प्रत्यक्ष करों को एकमेव, उगाहियों को एकमेव किया है। कौन से? जैसे केंद्रीय उत्पाद, सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है। उसके बाद औषधि प्रसाधन तैयारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत उठाया गया उत्पादन शुल्क, ठीक है, सारे उत्पादन शुल्क हैं। सर्विस टैक्स, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ठीक है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ठीक है, केंद्रीय अधिकार एवं अधिभार है, अधिभार एवं उपकर, जहां तक वस्तु एवं सेवा आपूर्ति से संबंधित कोई भी सरचार्ज, और सरचार्ज मतलब अधिभार, उपकर मतलब उपकर, जहां तक वह वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबंधित होगा। तो ये सारे किसके थे? ये पूरे के पूरे थे केंद्र के। 7 कर, इनका विलय किस चीज में हो गया? जीएसटी में। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, तो उत्पाद, सेवा और सीमा शुल्क। ठीक है, याद रखना, मेनली याद रखो, जो महत्वपूर्ण है वो उत्पाद, सीमा और सेवा कर। ये मेजर टैक्सेस हैं जो किसमें चले गए हैं? केंद्र के जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब राज्य के कौन से कर हैं जो जो किसमें जीएसटी में चले गए हैं? जैसे राज्य वैट था, मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर था, प्रवेश एंट्री टैक्स था, सेल टैक्स था, क्रय कर, विलासिता कर, ठीक है, लॉटरी सट्टा जुआ पर कर, और वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर आधारित राज्य के भी जो सेवाओं की आपूर्ति पे केंद्र लगा रहा था उपकर और अधिभार, वैसे ही राज्य भी लगाता था। तो ये सारी चीजें किसमें विलय कर दी गई हैं? जीएसटी के अंतर्गत। तो राज्य के भी 7 टैक्स राज्य के चले गए हैं और 7 केंद्र के चले गए हैं इसमें। ऐसे इन सारे टैक्सेस को मिला के इन्होंने क्या है, एक बीच का फॉर्मूला बना लिया जिसके तहत डिवीजन होता है। और इससे फायदा क्या हुआ? पहले कर प्रशासन अलग अलग होता था, राज्य अपनी अलग टैक्स वसूल रहा है, उसके लिए पूरी बॉडीज अलग बना रखी हैं और वो सारी बॉडीज कलेक्शन कर रही हैं कभी यहाँ से, और लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि हमसे कौन से टैक्स वसूले जा रहे हैं। जो लोग हैं एक्चुअल में किसी पे सेल टैक्स वसूल रहे हैं, कोई मनोरंजन टैक्स वसूल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई थी इतने सारे लॉज से। तो जब भी कोई हम बाहर से किसी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो उन्हें इतने सारे टैक्सेशन लॉ समझ में नहीं आते। तो उनके लिए थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार ने इसको एक सिंगल फ्रेम सिस्टम में लेके आए, ताकि क्या है कि लोगों को इजीएस्ट वे में समझ में आए कि ये एक टैक्स है, ये हमें भरना है। और इससे क्या हुआ, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी भी आई कर प्रशासन में। कैसा कि अब सारे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके लास्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अरुणाचल प्रदेश तक एक ही कर प्रशासन है, एक ही रूल है। कहीं से भी कोई भी चीज़ लेके जाएं, कितने भी ट्रांजिट से, उन पर कोई भी वेरिएशन कर का नहीं होगा।
ठीक है। उपरोक्त 101वें संशोधन के बाद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है? उसने 7 और 7 कर अपने में समाहित कर लिए जीएसटी ने। अब जीएसटी के बाद स्थिति क्या रह गई है? तो केंद्र द्वारा उद्ग्रहित मतलब लगाए गए और संकलित, और राज्य द्वारा संकलित, कलेक्ट किसने की? राज्य ने, एवं विनियोजन उपयोग भी किसने किया? राज्य ने। तो ऐसे कर आते थे 268 में, आर्टिकल 268 में। तो इसमें एक ही बचा है, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क लगाता कौन है? केंद्र लगाएगा। कुछ जो हैं, कुछ स्टाम्प शुल्क राज्य भी वसूलती है, लेकिन ये मेनली जो स्टाम्प शुल्क है वो किसमें? केंद्र के पास है। तो केंद्र द्वारा तो लगाया जाता है, उगाही किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा, और उपयोग भी राज्य के द्वारा किया जाता है। स्टाम्प शुल्क आर्टिकल 268। इसके बाद आता है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, मतलब केंद्र द्वारा लगाया गया सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के बीच में वितरित। अभी 268 हटा दिया गया है, क्योंकि हमने देखा सेवा कर को किस में शामिल कर लिया है? जीएसटी में शामिल कर लिया है। तो सेवा कर का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है 269। इसमें केंद्र द्वारा उद्ग्रहित मतलब लगाए गए, संग्रहित मतलब इकट्ठे गए, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। मतलब केंद्र ही लगाता है, वही वसूलता है, लेकिन उपयोग के लिए किसे सौंपता है? राज्य को। तो वो कौन से कर हैं 269 में? अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में क्रय विक्रय, पारेषण, ट्रांजिट से संबंधित जो भी कर हैं वो कौन वसूलता है? केंद्र लगाता है, केंद्र ही उगाही करता है, और उपयोग के लिए किसको देता है? राज्य को। इसके बाद आ गया वस्तु एवं सेवा कर, 269A से ऐड किया गया 101वें संविधान संशोधन 2016 से। इसमें कर की उगाही और संग्रहण, राज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं 269A में। और संघ द्वारा 270 क्या कहता है? संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की व्यवस्था कहाँ दी गई है? 270 में, कि कर कैसे बटेंगे। तो 268 में क्या हो गया? केंद्र द्वारा लगाया गया और राज्य द्वारा संकलित और उपयोग किया जाने वाला। 268 में कौन सा? स्टाम्प शुल्क। 268A को हटा दिया गया है, इसमें सेवा कर था, ठीक है। इसे कौन लगाता था? केंद्र लगाता था। केंद्र और राज्य उसे संग्रहित करते थे और उपयोग करते थे। इसके बाद 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और ट्रांजिट पर लगने वाले कर, ये भी किसके? केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित और राज्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। और वस्तु एवं सेवा कर 269 में कुछ शुल्कों एवं करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार भी, सरचार्ज भी लगाए जा सकते हैं। जो राज्य के हमने देखे थे कि 18 प्रकार के कर राज्य को वसूलने के अधिकार हैं, वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आप चाहें तो एक बार हम इन्हें देख लेते हैं, बस जनरल से, ज़्यादा याद नहीं रखने, बस माइंड में एक बार सुन लो बस मेरे मुख से। देखो, कृषि आय पर कर राज्य कभी नहीं वसूलते, क्योंकि किसान गुस्सा हो जाएंगे। भू राजस्व बहुत माइनर टाइप का रहता है, 1 या 2 रुपए ऐसे कुछ रहता है। कृषि भूमि के उत्तरवर्त संबंधित शुल्क, उत्तरवर्तन समझ रहे? सक्सेशन से मतलब उत्तराधिकार अधिकार जिसके पास जाए तो उसके लिए जो शुल्क है वो भी बहुत माइन्यूट सा होगा तो, नहीं तो वो भी नहीं है। कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क ये भी नहीं वसूला जाता। भूमि और भवनों पर कर ये नगर पालिकाएं वसूलती हैं, कुछ हल्का सा। खनिज अधिकारों पर कर ये सरकार वसूलती है। जब भी कोई खनिज की वो रहती है, खदान वगैरह की लीज आउट होती है, तो उसके लिए सरकार पैसा बदलती है, खनिज अधिकार। मानव उपयोग, हाँ ये ध्यान रखना, हमने देखा था क्या कि किसी भी चीज पे, हर चीज को से वो बिक्री कर वगैरह, वो सरचार्ज, उपकर वगैरह हटा दिए गए थे जीएसटी में सम्मिलित। लेकिन मानव उपयोग के लिए अल्कोहल पे, अफीम, भारतीय भांग, अन्य नशीली दवाइयों एवं पदार्थों पर उत्पाद शुल्क ये पहले स्टेट के पास थे, इसे उधर शामिल कर लिया गया। बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर, कच्चे तेल, डीजल, इस पे तो ये जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, तो ये अपने पास आज भी इस पे कौन वसूलता है? सरकार वसूलती है। इसीलिए तो क्या है, 2-2 के बेट लगते हैं। बार बार हमने सुना होगा कि क्यों नहीं इसे जीएसटी के अंतर्गत लेके आते पेट्रोल डीजल को, तो वो इसी वजह से है, क्योंकि इस पे केंद्र के भी टैक्सेस वसूले जाते हैं और राज्य के भी टैक्सेस वसूले जाते हैं। वैसे ही इसमें भी ये जो अल्कोहल पेय है ना, मानव के उपयोग के लिए जो भी नशीली चीजें हैं, उन पर भी दोनों लोग अपने सेस, सरचार्ज सब लगाते हैं। इसीलिए ये दोनों को अधिकार दिए गए हैं, दोनों चीजों पे इन्हें रिलैक्स रखा गया है जीएसटी से। सड़क तथा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तु तथा यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर कर जो आरटीयू वसूलता है रजिस्ट्रेशन के, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, पथ कर, टोल स्टेट वाला,
व्यवसाय व्यापार रोजगार पर कर, वृद्धि कर जो हमने देखा जो 2500 से अधिक नहीं वसूला जा सकता। ठीक है, कैपिटेशन कर, मनोरंजन कर, दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में शामिल नहीं है वो, और राज्य सूची में शामिल सामग्री। इस तरीके के जो 18 शुल्क जो राज्य अभी तक वसूलता था, जो राज्य स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो यहाँ है। ठीक है, इनमें से कुछ को अब कहाँ सम्मिलित कर दिया गया, जीएसटी में सम्मिलित किया गया, लेकिन दो ये कौन सा, नशीली दवाएं और मतलब गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, ये सब क्या है, इसको बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड रखा गया है जीएसटी से, और डीजल पेट्रोल को भी एक्सक्लूड रखा गया है ताकि इन पर केंद्र और राज्य दोनों भर भर के टैक्स वसूल सकें। ठीक है, ये तो हो गई राजस्व की चर्चा कि राजस्व के कराधान के अधिकार किसके पास हैं, फिर राज्य की विधायिका पर क्या पाबंदियां हैं, कौन कौन सी टैक्स नहीं लगा सकती, फिर देखा 101 के बाद राजस्व वितरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये सब हम देख चुके हैं। अब देख रहे हैं गैर कर राजस्व। ये तो कर से प्राप्त होने वाला राजस्व था, अब है गैर कर राजस्व जो बगैर कर के प्राप्त हो रहा है। तो केंद्र के पास गैर कर राजस्व कहाँ से आ रहा है, केंद्र के गैर राजस्व के स्रोत हैं, डाक है, इंडिया पोस्ट, डाक एवं तार हो गया, रेलवे है, इंडियन रेलवे, बैंकिंग सिस्टम है, प्रसारण है, सिक्के एवं मुद्रा है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि BSNL है, ठीक है, सेल है, MTNL है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो केंद्र शासन के उपक्रम है जिसमें सरकार ने अपने असेट लगा रखे हैं, तो उससे जो भी इनकम प्राप्त हो रही है वो किसको प्राप्त हो रही है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही है, और समय अवधि समाप्त होने पर उगाही और अन्य ये सब केंद्र के हो गए। राज्य के पास भी ऐसी व्यवस्था है, क्या कर सकता है राज्य, कैसे सिंचाई से कर लेता है, जैसे कि MP में जो भी नहरें हैं तो नहरों पर वो कुछ हर एक किसान से कुछ शुल्क वसूलते हैं हर साल, वैसे ही तो सिंचाई पर, वन से, फॉरेस्ट से जो आमद होती है, जैसे कि तेंदू पत्ता है, तेंदू गुल्ली है, और हर बहेड़ा वगैरह जो चीज़ें बेची जाती हैं, गौड़ वनोपज, और मुख्य वनोपज क्या होता है, जो एक समय होने के बाद इसके टिम्बर को काटा जाता है फिर बेचा जाता है, उससे क्या जो उत्पाद होता है राज्य सरकार को प्राप्त होता है, वो राज्य सरकार को, वन है, मत्स्य पालन है, राज्य भी सार्वजनिक उपक्रम अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। ठीक है, समय चूकने पर उगाही और अन्य, ये तो हो गए गैर कर राजस्व जो बगैर कर के प्राप्त होते हैं। ठीक है, कर की व्यवस्था हो गई, गैर कर की व्यवस्था हो गई। अब इससे भी कमी पड़े तो अनुदान, मतलब अब हम उदारी बाड़ी कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सहायता अनुदान दो प्रकार के, विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान, एक 275 में, एक 282 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो विधिक अनुदान है ना वो संसद द्वारा प्रावधानित किया जाता है, ये ध्यान रखना है कि विधिक अनुदान कौन देगा, लीगल एड, उसके लिए संसद द्वारा प्रावधान किए जाएंगे। इसकी अनुशंसा किसके द्वारा, वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि संसद के मन में आया और दे दिया, नहीं, वित्त आयोग उसकी अनुशंसा करेगा, संसद उसे प्रावधानित करेगी और फिर वह संचित निधि से भारित किया जाएगा, संचित निधि से उतनी राशि निष्कासित की जाएगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है सबके लिए समान हो, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया विधिक अनुदान 275। क्या क्या है इसमें, एक तो वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा दी जाएगी, दूसरी संसद द्वारा प्रावधानित किया जाएगा, फिर भारत की संचित निधि पर भारित होगा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है विधिक अनुदान। इसके बाद आता है विवेकाधीन अनुदान, ये आर्टिकल 282। ये संघ एवं राज्य दोनों, संघ भी दे सकता है, राज्य भी अपनी नगर पालिकाओं या निकायों को, ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं, पूर्णतः विवेक पर निर्भर करता है, ये पूर्णतः विवेक पर निर्भर है। इसमें किसकी, वित्त आयोग की अनुशंसा नहीं लगती है, विवेक पर निर्भर है, कोई बाध्यता नहीं, दें तो दे, ना दे तो ना दे। इसे कहे के लिए दिया जाता है, मतलब इसे बोले इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है, जैसे कि कोई भी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाए कि मान लो तुम ये योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, चलो तुम्हें इतना और देंगे, जल्दी करो तुम। ठीक है, राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करने के लिए, अरे कि हम ये एक योजना बना रहे हैं, इसमें तुम लोग कमजोर हो, चलो तुम्हें इतना ज़्यादा रुपए देते हैं, तुम ये काम करवाओ। ठीक है, तो ऐसे हो गया विवेकाधीन अनुदान 282। ये बिल्कुल विवेक पर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है किसी को दे केंद्र या ना दे। ये हो गया अनुदान, ये तो हो गया अनुदान। अनुदान समझ गए, अनुदान अनुदान होता है, दे दिया, ग्रांट है वो, एक बार दे दिया, दो और भूल जाओ। ठीक है, तो
इसे इसमें क्या है कि अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को देता है कि वह एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा। गठित करने के लिए अधिकृत है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, यह केंद्र और राज्यों की संयुक्त फोरम है। इसकी इससे अपेक्षा की जाती है कौन कौन से मामलों पर ध्यान दे, ये देख लो, क्योंकि मान लो यदि मेंस में कभी पूछा जाता है वस्तु एवं सेवा पर कर परिषद के कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं या वो किस चीज में अपनी अनुसंधान दे सकता है, तो अपन इनको सीधा उतार देना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। ठीक है, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा वसूले गए कर, उपकर एवं अधिभार जिसका जीएसटी में विलय हो जाता है, वो बताना है कि कौन कौन से कर, उपकर और अधिभार जिनका हम जीएसटी में विलय कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि केंद्र के 7 कर कौन से? उत्पादन कर, सीमा कर और सेवा शुल्क। ठीक है, ये तीनों केंद्र के हमने उठा के किस में ले लिए? इसमें जीएसटी में। उत्पादन जो भी तरीके के हैं उत्पादन है, और सीमा शुल्क जो 2 तरीके काउंटर वैलेंट और जो अलग अलग हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह जो भी लगते हैं वो ले लिए इसमें। इसके बाद सेवा शुल्क है जो सबसे बड़ा है, वो भी ले लिया। और ऐसे ही राज्य के कर ले लिए हैं। ठीक है, राज्य वैट है, मनोरंजन कर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें इसी में शामिल कर ली जीएसटी में। तो ये किसने बताया? कौन बताएगा ये चीजें? जीएसटी काउंसिल। दूसरा है वे वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा, तो ये एक लिस्ट दी है कि इन पर जीएसटी लगेगा और जो जीएसटी से मुक्त रहेंगी। जैसे अपन ने देख लिया गांजा, भांग, शराब, तंबाकू मुक्त हैं और डीजल, पेट्रोल मुक्त हैं। ठीक है, आदर्श जीएसटी कानून कैसा बनेगा? वसूली के सिद्धांत, यदि किसी ने कर चोरी की है तो उससे कैसे वसूली की जाएगी? अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य में आपूर्तियां, क्योंकि उसमें पता है राज्य विधानसभा तो कोई कानून बना नहीं सकती, तो ऐसे में उसमें आपूर्तियों पर उगाए गए जीएसटी के बंटवारे के संबंध में ऐसे में उगाया गया तो उसकी जीएसटी का बंटवारा कैसे होगा, इसके संबंध में एक आदर्श संहिता बनाना। मान लो गुजरात, मुंबई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन चीजें कहाँ डंप हो रही हैं? एमपी में आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो फिर उनको हाँ ये तो कर वसूलेंगे नहीं। गुजरात और महाराष्ट्र, यूपी है, इधर आके तो कर वसूलेंगे नहीं। यहाँ पे कर कौन वसूलेगा? केंद्र वसूलेगा। किंतु ये कहाँ का प्रोडक्शन है, उत्पादन है? उस स्टेट का। तो उस स्टेट को फिर कैसे बांट के देना है ये डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। कारोबार की शुरुआती सीमा कितने तक कर नहीं लगाना है, इस जिसके नीचे जीएसटी से छूट मिल जाती है वो डिसाइड करना। जीएसटी बैंड की न्यूनतम दरें जैसे लगा रखी हैं अपन ने 0, 5 है, 9 है, 18, 28 जो भी हैं। किसी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए समय के लिए विशेष दर, जैसे कि केरला में जब बाढ़ आई थी तो उसके लिए उन्हें रिलैक्स किया गया था कि आप चाहें तो कोई विशेष कुछ उपकर या सेस वगैरह अधिरोपित कर सकती हैं, तो उनके लिए केंद्र ने अधिरोपित करके उन्हें खर्च दिया। तो इस तरीके की सारी अनुशंसाएं कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। तो कौन कौन सी हो गई कि केंद्र और राज्य के कौन कौन से कर, उपकर और अधिभार जीएसटी में शामिल होंगे, इसकी अनुशंसा जीएसटी काउंसिल करेगा। इसके बाद किन चीज़ों पर जीएसटी लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, ये अनुशंसा करेगा। एक आदर्श कानून जिसमें क्या होगा, राज्य के बाहर बिक्री, खरीदी, बिक्री और आपूर्ति पर लगाए गए और उगाए गए कर को वितरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में। कारोबार की शुरुआती सीमा जिसे टैक्स से मुक्त रखा गया है, जीएसटी के बैंड और प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए लगाए जाने वाली कर की दर वगैरह, ये सब कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल हो गया नया फंडा, ये अभी अभी आई है किसमें? 279A में 101वें संविधान संशोधन 2016 से। इसके पहले कर वितरण के नियमों को, सारी चीजों को कौन देख रहा था? वो था वित्त आयोग, जिससे संविधान ने अपने संविधान में डिस्क्राइब किया था शुरू से ही। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय, ये याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो बताना है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा करता है। उसे भी राष्ट्रपति अपने आदेश से देता है, किसको? जीएसटी परिषद को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह निम्न मामलों में राष्ट्रपति की अनुशंसा। इसके 4 कार्य क्षेत्र हैं विशेष, उसके भी थे कार्य क्षेत्र, वो क्या क्या करेगा। इसके बाद इसके क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों के राज्यों के बीच की हिस्सेदारी। ठीक है, कि कर जो प्राप्त किया, कराधान की व्यवस्था कैसी है और कर का वितरण कैसा है, ये सुनिश्चित कौन करता था? वित्त आयोग। दूसरा, बेस सिद्धांत जिनके तहत राज्य को आर्थिक, जो अनुदान पड़े थे हमने 275 और 282 में। 275 में कौन सा? विधेयक अनुदान, और 282 में कौन सा? विवेकाधीन अनुदान। ये दोनों अनुदानों को क्या है, इसमें से 200
75 में जो था कौन सा अपना विधिक अनुदान, तो उसकी अनुशंसा किसके द्वारा की जाती थी? वित्त आयोग द्वारा लेकर कार्य करता है, जो भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। ठीक है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायत और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाता है कि राज्य कैसे अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, या नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने नए नए रिसोर्सेज कैसे पैदा करें आय के, ये चीजें बताता है। और इसके बाद कोई वित्तीय मामलों के संबंध में और कोई सुझाव यदि राष्ट्रपति द्वारा उसे लिखा जाए कि आप इस काम पे भी हमें रिपोर्ट दें, तो वो उसे भी करेगा। 4 चीजें हो गई, कराधान व्यवस्था का देखना और कर वितरण सुनिश्चित करना, अनुदान आर्थिक अनुदान को लेकर कार्य करता है। तीसरा, राज्यों को नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों को अपनी संचित निधि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो उपाय सुझाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा एड्रेस किए गए कुछ विशेष सब्जेक्ट, ये काम था वित्त आयोग का, जिसका गठन हर 5 साल में किया जाता है भी। इस सब प्रक्रिया में हम देख चुके हैं कि केंद्र क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, स्टेट नीचे है, केंद्र डोमिनेंस पावर रख रहा है। इसीलिए राज्यों के हितों के संरक्षण में क्या कर रहे हैं, वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान को पता था कि ऐसा होगा। संविधान में जो बनाने बैठे थे तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि ये डोमिनेट कर रहा है, तो हो सकता है ये राज्यों के पास कुछ भी न छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, संविधान में यह व्यवस्था की गई कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्न विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। अब वो कौन कौन से विधेयक हैं? ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों के इंटरेस्ट हो, वह किसी कर या शुल्क को अधिरोपित करे तो पहले किससे पूछा, राष्ट्रपति की अनुशंसा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर नहीं आएगा। ठीक है। जिसमें राज्यों के इंटरेस्ट हो, वो कोई शुल्क या कर अधिरोपित कर रहा हो, तो राज्यों बगैर राष्ट्रपति के नहीं लिया जाएगा। ऐसा विधेयक अब जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी योजना हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में, क्योंकि आपको पता है कृषि से संबंधित सारे सब्जेक्ट किसके पास हैं, स्टेट के पास। अगर कृषि आय के अर्थ में कोई परिवर्तन कर रहा है तो वो पहले किससे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर नहीं लाया जाएगा। ऐसा विधेयक अब जो राज्य में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को, जो वर्तमान में वितरण प्रणाली है जैसे कर वितरण हो रहा है, उसे प्रभावित करने वाला है, तो वो किससे आएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से, अन्यथा संसद द्वारा डायरेक्ट नहीं लाया जाएगा। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार आरोपित करे, तो कोई भी ऐसा जो शुल्क अधिरोपित करता हो जिसमें राज्यों के हितों, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे आएगा। कृषि आय के अर्थ में चेंज करना होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। कोई भी वितरण को नियमों को प्रभावित करेगा तो राष्ट्रपति की सहमति से आएगा। और किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार आरोपित करना है तो भी किसकी, राष्ट्रपति की सहमति के बगैर या सिफारिश के बगैर संसद में नहीं लाया जाएगा कोई भी ऐसा विधेयक, ताकि राज्यों के हित संरक्षित रहे। अब ये सब हो गया। इसके बाद उदारवाड़ी की व्यवस्था के राज्य कर्जा कैसे ले सकेंगे, तो संविधान केंद्र एवं राज्यों की ऋण लेने की शक्ति पर निम्न प्रावधान करता है। केंद्र सरकार या तो भारत में या उसके बाहर, केंद्र सरकार चाहे तो भारत के अंदर भी ले सकती है और भारत के बाहर या विदेशों से भी कर्ज ले सकती है, लेकिन किस पे, भारत की संचित निधि की गारंटी पर। ठीक है। ऐसे ही नहीं गए कि मुंह उठा के गए और वो लोग वहां से कर्ज दे देंगे, वो भी कोई कक्का नहीं लगे। उन्हें पता है कि इनके पास इतनी कैपिटल रखी है तब हम इन्हें टैक्स देंगे, मतलब इन्हें उधार देंगे। पहले खुद की एक वैल्यू, अब श्रीलंका को कोई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी 0 हो गई है मुद्रा संचित निधि। अब भारत खैर उन्हें रिवाइवल पैकेज दे रहा है ताकि वो आगे अपनी अर्थव्यवस्था को चला पाए धीरे धीरे। तो ऐसे खासी लोग होते हैं जो इतना पैसा ऐसे समय में मौके पे दे पाते हैं, नहीं तो कोई नहीं देने वाला। चीन तो वैसे भी नहीं। केंद्र सरकार या तो भारत में उसकी गारंटी देकर ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में इसमें क्या था, सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होना था, संसद द्वारा। लेकिन संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि ऐसी कोई भी क्या बंधन नहीं चाहती थी सरकार अपने ऊपर। संसद में कौन बैठे हैं, वही सरकार। वो क्यों अपने ऊपर एक और बंधन आरोपित करेगी कि वो एक लिमिट लगा ले कि नहीं तुम इतना ही कर्ज ले सकते हो, इतना क्यों नहीं। अरे हमें जरूरत पड़ेगी हम ज़्यादा ले लेंगे, वैसे भी कोई हमें तभी देगा ना जब हमारे पास माल होगा तब, बस। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में, मतलब भारत के अंदर ही, इसी तरह राज्य सरकार भारत में ही राज्य की संचित निधि को गारंटी देकर, राज्यों के पास भी अपनी संचित निधि होती है, तो राज्यों की संचित निधि को गारंटी देकर भारत के अंदर ही, ठीक है, भारत के बाहर नहीं तो एमपी जाए और अमेरिका से कर्ज लिया, नहीं,
राज्य की संचित निधि गारंटी देकर कर्ज ले सकती है, लेकिन सीमा निर्धारण इसमें भी राज्य विधानमंडल करेगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कर्ज दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। जैसे कि चाहे तो केंद्र सरकार स्वयं दे दे, नहीं दे रही तो वो कहीं और से ले रही है, किसी और से या मार्केट से, तो वो क्या कर सकती है, गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार। किंतु ऐसे में क्या होगा, वो किस पे भारित होगा, केंद्र की संचित निधि पे। ठीक है, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता, कोई भी राज्य। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो, तो केंद्र कह सकता है नहीं, मैं अब गारंटी नहीं दे रहा, तो उसके बगैर वो कर्ज नहीं ले सकता, या तो मैं इससे ज़्यादा लेने की अनुमति नहीं है। तभी तो कोरोना के समय लिमिट बढ़ाई थी कि हाँ तुम थोड़ा सा और कर्ज ले सकते हो, है ना। और इसके संबंध में इकोनॉमी में पढ़ोगे आप FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। इसे भी जिस दिन बजट पेश किया जाता है उसमें बताया जाता है कि हमारा कितना घाटा रह रहा है, राजस्व घाटा रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। इसके टारगेट्स तो 2% रखने के बहुत पहले दिए जा चुके, लेकिन हर बार समस्या आती गई और उसे बढ़ाते गए। अब ये कोरोना आ गया तो फिर आगे एक्सटेंड कर दिए हैं टारगेट के, अब हम 2024 में अचीव करेंगे या और आगे अचीव करेंगे, तो ये चलता रहता है। इसके बाद कुछ अंतर सरकारी उन्मुक्तियाँ हैं जो हर संघीय सरकार में पाई जाती है। जैसे केंद्र की संपत्ति स्टेट में है तो स्टेट का उस पर कोई कर नहीं लगेगा, और स्टेट की संपत्ति केंद्र में है तो वहाँ पे भी केंद्र सरकार कोई भी कर नहीं वसूलेगी उससे। ठीक है, आपातकाल में आपको मालूम है क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में सारे पावर केंद्र के पास चले जाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा आर्थिक के वित्तीय संबंधों को लेकर कोई भी नियम बनाया जाएगा, वो उस साल में जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो चलेगा। इसके बाद यदि आपातकाल आगे बढ़ता है तो वो रूल आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो विड्रॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल में भी आपको पता है सारे वित्तीय संबंधी डिसीजन मेकिंग किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। वो राज्य के सारे खर्चों को, वेतन को, भुगतानों को सब पर नजर रख सकता है और उनमें कटौती कर सकता है। ठीक है, ये हो गए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे। ओके, बाय बाय।